प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें पाठ 2 द्विध्रुवीयता का अंत का अगला टॉपिक सोवियत संघ के विघटन के कारण तथा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम या प्रभाव पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि 7 नवंबर 1917 को सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई और साम्यवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और सोवियत संघ ने बड़ी प्रगति की। एक थोड़े समय में काफी विकास या प्रगति की, लेकिन जैसे जैसे सोवियत संघ ने तीव्र गति से प्रगति की थी, उसी गति से सोवियत संघ का विघटन की ओर चला गया और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे और ये गणराज्य धीरे धीरे करके सोवियत संघ से अलग हो गए। तो इस प्रकार से 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ का उत्तरदायित्व रूस को प्राप्त हुआ। तो वो कौन से कारण थे जिनके कारण विश्व की एक महाशक्ति सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उन कारणों में से सबसे पहला कारण हमारा है पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवादी सरकारों का पतन। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के साम्यवादी पार्टी के महासचिव बने और 1988 में वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव एक स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सोवियत संघ के जो आर्थिक विकास को दोबारा से उठाने की कोशिश की, क्योंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफी गिर चुकी थी और मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के लिए लोकतंत्र को उचित कहा और मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा कि सोवियत संघ के नागरिकों को अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इस कारण से सोवियत संघ में शामिल जो पूर्वी यूरोप के देश थे, धीरे धीरे उन गणराज्यों के लोगों में अपने राज्यों के प्रति उदारवाद की भावना पैदा हुई और राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और उस राष्ट्रवाद की भावना के कारण उन्होंने धीरे धीरे सोवियत संघ से अलग होने की मांग की और ये पूर्वी यूरोप के देश धीरे धीरे करके सोवियत संघ से अलग हो गए और इन देशों में साम्यवादी सरकार की जगह लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिससे कि सोवियत संघ के विघटन का आधार तैयार हुआ। दूसरा है आर्थिक विकास का अवरुद्ध होना। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका में काफी मात्रा में व्यापारिक, राजनीतिक और सैनिक प्रतिस्पर्धा चली। 1948-49 के दशक में अमेरिका ने परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए थे और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ ने भी परमाणु हथियारों को प्राप्त किया और उसने काफी अपना धन परमाणु हथियारों के निर्माण पर लगा दिया। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया और वहां भी सोवियत संघ का काफी मात्रा में आर्थिक नुकसान हुआ। इसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो गई और अब वहां महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई। वहां की अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर हो गई कि लोगों को खाद्य पदार्थों का
भी अभाव हो गया और खाद्य पदार्थों की कीमतें अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई। इससे सोवियत संघ का विघटन का आधार तैयार हुआ। तीसरा है हमारा शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1948-49 में सोवियत संघ ने परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए थे और अमेरिका और सोवियत संघ के परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा में दोनों देशों ने अत्यधिक मात्रा में परमाणु हथियार बनाए और क्योंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका जितनी मजबूत नहीं थी, इसलिए सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लगातार जर्जर होती चली गई, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। चौथा हमारा है पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्ट की नीतियों का असफल होना। मैं थोड़ा पहले आपको पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट क्या है इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले लेते हैं हम पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है आमूल परिवर्तन। ये दोनों नीतियां सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा अपनाई गई थी सोवियत संघ में आर्थिक सुधार करने के लिए, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव के शासनकाल के दौरान सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत ही गिर चुकी थी। इसलिए मिखाइल गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इन दो नीतियों को अपनाया, जिसमें पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्ट थी। तो पेरेस्ट्रोइका में जिसका अर्थ है आमूल परिवर्तन, तो जो वर्तमान अर्थव्यवस्था थी उसमें आमूल चूक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी और उसमें जो उद्योग धंधे थे और उत्पादन के साधन थे उन पर सरकार का नियंत्रण था और ये उद्योग धंधे और उत्पादन के साधन लगातार घाटे में चल रहे थे। इसके कारण अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया गया और साम्यवादी अर्थव्यवस्था की जगह बाजारों उन्मुक्त या बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और जो सरकारी उद्योग धंधे थे उन्हें निजी उद्योगपतियों को बेचा गया और निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। तो इस नीति के कारण जो सरकारी उद्योग धंधे थे उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर उद्योगपतियों को बेचा गया, जिससे अर्थव्यवस्था का भारी नुकसान हुआ। दूसरी जो नीति थी वो ग्लासनोस्ट। इस नीति से हमारा अभिप्राय था खुलापन। अर्थात जो अर्थव्यवस्था थी उसमें खुलेपन की नीति को अपनाया गया। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किए गए और व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए और व्यापार को दूसरे देशों के साथ बढ़ाया गया और दूसरे देशों से पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार से इस नीति से भी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को घाटा हुआ, क्योंकि सोवियत संघ को बड़ी मात्रा में खाद्यान्न व अन्य वस्तुओं का आयात करना पड़ा और उससे बहुत अधिक मात्रा में धन सोवियत संघ का खर्च हुआ, जिसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली गई। अगला हमारा जो पॉइंट है वह है साम्यवादी दल की निरंकुशता। 7 नवंबर 1917 को साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई सोवियत संघ में और यह दिसंबर 1991 तक लगातार चली। तो लगभग 72 वर्षों तक साम्यवादी शासन सोवियत संघ में रहा और इस दौरान जो साम्यवादी सरकार दल के नेता थे वो लगातार शासन में रहने के कारण तानाशाही हो गए। उन्होंने जनता की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जनता में
शासन के प्रति रोष पैदा हुआ और सरकार में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला। इसके कारण भी जनता में सरकार तथा साम्यवादी शासन व्यवस्था के प्रति एक विरोध की भावना पैदा हुई, जो कि सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना। और लास्ट जो हमारा कारण है वो है कमजोर नेतृत्व। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव साम्यवादी दल के महासचिव बने और 1988 में वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। मिखाइल गोर्बाचोव एक कमजोर नेतृत्व साबित हुए और उनके द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उसके कारण सोवियत संघ के विघटन का आधार हुआ। इसलिए हम ये कहा गया कि मिखाइल गोर्बाचोव के कमजोर नेतृत्व के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। और अंत में क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव 15 गणराज्यों के संघ सोवियत संघ को इकट्ठा रखने में असफल रहे और धीरे धीरे करके 15 गणराज्य एक एक करके सोवियत संघ से अलग हो गए और जो सबसे बड़ा देश था सोवियत जो रूस, उसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और सोवियत संघ विघटित हो गए। तो इस प्रकार से हमने सोवियत संघ के विघटन के कारणों को स्पष्ट किया। अब हम अपना दूसरा टॉपिक जो लेते हैं और हमारा दूसरा टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम या प्रभाव। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए और सोवियत संघ के ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़े या क्या परिणाम रहे, उसका हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो इसको स्पष्ट करते हुए हम सबसे पहले परिणाम पर नजर डालते हैं। वह है पहला हमारा परिणाम था शीत युद्ध काल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में दो बड़ी महाशक्तियां उभर कर सामने आई, पहली अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। और दोनों महाशक्तियां जो राजनीतिक शक्ति शून्यता थी उसको भरने के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गई। और दोनों महाशक्तियों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए सैनिक संगठनों का निर्माण किया। एक ऐसा माहौल विश्व में तैयार हुआ कि इन दो महाशक्तियों के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है और विश्व दो गुटों में बढ़ गया। एक गुट को पश्चिमी गुट कहा गया जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया और दूसरे गुट को पूर्वी गुट कहा गया जिसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। और दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसा माहौल था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अधिक से अधिक देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने की कोशिश की। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण एक महाशक्ति समाप्त हो गई और इसके कारण शीत युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि अब सोवियत संघ अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की अवस्था में नहीं था। दूसरा परिणाम जो हमारा है वो है एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक महाशक्ति रह गई और वह थी अमेरिका। अब विश्व राजनीति अमेरिका के इर्द गिर्द घूमने लगी। अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में हिस्सा लिया और उसमें जीत दर्ज की। इसके बाद अमेरिका का प्रभाव और अधिक बढ़ गया और अब विश्व एक ध्रुवीय विश्व हो गया और अमेरिका विश्व के किसी भी देश को धमकाने की अवस्था में आ गया। तीसरा है हमारा सैनिक गुटों का घटता महत्व। शीत युद्ध के दौरान 1949 में अमेरिका द्वारा नाटो सैनिक संगठन का निर्माण किया गया और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप
1955 में सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई और अमेरिका द्वारा ही 1954 में सीटो व सेंटो की स्थापना की गई। ये सभी सैनिक संगठन थे, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सीटो और सेंटो को भी समाप्त कर दिया गया। अब विश्व में केवल एक सैनिक संगठन रह गया और वह था नाटो। इस के सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में सैनिक गुटों का महत्व कम हो गया और ये सैनिक गुट लगभग समाप्त हो गए। केवल एक गुट बचा जिसे नाटो कहा जाता है, जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। चौथा है हमारा जर्मनी का एकीकरण। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का प्रभाव था और पश्चिमी जर्मनी पर पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस का प्रभाव था। यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था थी और पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई। तीन अक्टूबर 1990 को लगभग 45 वर्षों के बाद पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों इकट्ठे हो गए और एक संयुक्त जर्मनी राष्ट्र का निर्माण हुआ और अब जर्मनी अधिक समृद्ध हो गया आर्थिक रूप से और राजनीतिक तथा सैनिक रूप से। तो एक नए आर्थिक शक्ति का दोबारा उदय हुआ और इसके कारण सोवियत विश्व राजनीति में अमेरिका के प्रभाव में कमी आई। अगला हमारा जो परिणाम है वो है इस्लामिक कट्टरवाद। जब सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ में 15 गणराज्य इकट्ठे थे वो अलग हो गए और उसमें से कई मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किया और मुस्लिम देशों में मुस्लिम कट्टरवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया। इससे विश्व राजनीति में या विश्व के विभिन्न देशों में मुस्लिम कट्टरवाद को बढ़ावा मिला। लास्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 को और इसने लंबे समय तक विश्व शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सोवियत संघ के विघटन के बाद इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि 15 गणराज्य जो अलग हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की और अन्य देशों ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की सदस्यता ग्रहण की और अब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में सोवियत संघ के विघटन के कारण अत्यधिक वृद्धि हुई। तो ये हमारा टॉपिक सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्पष्ट होता है। आज हमने दोनों टॉपिक पूरे कर लिए हैं
और आज प्यारे बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे।